Welcome students. Today there is an important topic for you, that is non-finite verbs. In this video you will know the definition and uses of non-finites through various examples, and also you will know the differences between finite and non-finite verbs. Before discussing the definition, let us understand some examples. The first example, he goes to market to buy a toy. Second, they go to market to buy a toy. And third one, we went to market to buy a toy. हम तीनों सेंटेंसेज में देखते हैं। तो फर्स्ट में यदि फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम पहले फर्स्ट सेंटेंस का, ही गोज़ टू मार्केट टू बाय अ टॉय का ही गोज़ टू मार्केट है। तो यहाँ पर वर्ब गोज़ आई है, गो बेस फॉर्म है वर्ब की और उसमें ईएस जुड़ा है। तो ईएस जुड़ने से हमें यह पता लग रहा है कि यह प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है, यानी इसका सब्जेक्ट ही है, इसके अकॉर्डिंग इस वर्ब में चेंज हुआ है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। और सेकंड में देखते हैं तो दे गो आ जाता है, यानी गोज का गो ही बनता है, बेस फॉर्म है और उस पर कुछ लगा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट चेंज है, उसका पर्सन चेंज है। और उसके बाद थर्ड एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ पर वेंट लगा हुआ है, गो का पास्ट फॉर्म बन गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक तो इससे टेंस चेंज हो गया है, इससे पता लग रहा है कि यह पास्ट इंडेफिनिट में है। दूसरा, इसका सब्जेक्ट चेंज हो गया है और पर्सन चेंज हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव आ जाता है और पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज आ जाते हैं या नंबर के अकॉर्डिंग वो बदल जाती है, तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। वहाँ पर हर एक सेंटेंस में बाय आया है, यानी एक वर्ब बाय आई है और उसके आगे टू लगा हुआ है। लेकिन इस बाय को लगाने से जब इसमें टू लग जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये किस टेंस में है, किस पर्सन के साथ आया है या किस नंबर के साथ आया है। यानी यह वर्ब जब सेंटेंस में आती है और ना तो उसमें टेंस का प्रभाव पड़ता है, ना ही उसके पर्सन का प्रभाव पड़ता है और ना ही नंबर और सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एक क्लियर डिफरेंस हो गया है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। यानी फाइनाइट वर्ब वो है जहाँ पर वर्ब में चेंज होता है अकॉर्डिंग टेंस, पर्सन एंड नंबर के, और नॉन फाइनाइट वो वर्ब है जहाँ पर वर्ब में चेंज नहीं होता है उसके टेंस के अकॉर्डिंग, उसके पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम, बाई के आगे यहाँ टू लगाया है, इन्फिनेटिव बनाया है, हम अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो नॉन फाइनाइट की हम बात कर रहे हैं, तो वी डिवाइड नॉन फाइनाइट वर्ब इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज इन्फिनेटिव, सेकंड जीरेंड एंड थर्ड पार्टिसिपल। तीन प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। इन्फिनेटिव अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इन्फिनेटिव विथ टू, यानी जहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ टू लगा देते हैं तो उसे हम इन्फिनेटिव विथ टू कहते हैं, और या कभी कभी इसको फुल इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और सेकंड है इसका बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी जहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ टू नहीं लगता है, केवल वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। सेकंड पार्ट जीरेंड होता है। जीरेंड में हम यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। और थर्ड पार्ट है पार्टिसिपल। तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरीके से बनता है, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं एक्टिव फॉर्म के लिए, और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे पैसिव के लिए। लेकिन हम यहाँ पर जीरेंड और पार्टिसिपल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर केवल इन्फिनेटिव लेते हैं। तो इन्फिनेटिव जब हम लेते हैं तो हमें यह समझना होगा व्हाट इज़ इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल से पहले हम इन्फिनेटिव वो समझते हैं। तो इन्फिनेटिव क्या है? द इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रेसिडेड बाय टू, जैसे टू वर्क, टू राइट, टू गो एट्सेट्रा।
कहने का मतलब यह है कि वर्ब का मूल रूप जिसके आगे, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी प्रायः टू लगा रहता है, वो इन्फिनेटिव कहलाता है। यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? ये काम करता है कई प्रकार से। पहला हम, चूँकि इन्फिनेटिव एक वर्बल नाउन है, इसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जा सकता है और यह उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो एक नाउन के द्वारा परफॉर्म होता है। तो इसमें कई प्रकार से इसके फंक्शन हैं। पहला हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एज एन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। एग्जांपल देखिए, टू स्पीक इंग्लिश इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी। तो जो टू स्पीक है यहाँ पर, स्पीक वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म लगी है और इसके आगे टू लग गया है। तो टू स्पीक इंग्लिश इज़ इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी, इंडिया में इंग्लिश बोलना आवश्यक नहीं है। तो जो टू स्पीक लगा है, ये इन्फिनेटिव बना है हमारा, इसमें कहीं भी इसके ऊपर सब्जेक्ट का या इसके टेंस का या इसके पर्सन का कोई प्रभाव नहीं है, तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, टू आर इज़ ह्यूमन। तो यहाँ पर टू आर इज़ ह्यूमन यानी गलती करना मानव स्वभाव है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव टू आर है, यानी टू फॉरगिव, जो वर्ब इज का सब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पर इज आया है, उसका सब्जेक्ट टू आर है, यानी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यह काम कर रहा है। ऐसे ही टू वर्क इज़ वर्शिप, तो यहाँ पर भी काम करना, कार्य ही हमारी पूजा है, कार्य ही पूजा है, ऐसा हम कहते हैं। तो इज का जो इज वर्ब है उसका सब्जेक्ट टू वर्क है, तो यह वर्क के आगे टू लगा दे रहे हैं, बेस फॉर्म है वर्ब की, तो इस तरीके से इन्फिनेटिव बन जाता है और ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। सेकेंड एग्जांपल है, यह कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे एग्जांपल है, सी वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, सी वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले खेलना, क्योंकि इसका सेंस भी ना, ने, नी इस तरीके से निकलता है, खेलना, यानी सी वॉन्ट्स, वह क्रिकेट खेलना चाहती है। तो यहाँ पर टू प्ले जो आया है, प्ले के आगे टू लगा है, तो इस टू प्ले में कहीं भी सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं है। जो वर्ब है वांट्स, उस पर जरूर सी का प्रभाव है, टेंस का प्रभाव है, लेकिन यह इंडिपेंडेंटली आया है और वर्ब के आगे टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जा रहा है। सेकंड है, आई वांट टू लर्न। देखो यहाँ पर भी दो वर्ब आई है, पहली मेन वर्ब वांट है और सेकंड लर्न है, लेकिन वांट मेन वर्ब है और इस लर्न के आगे टू लग गया है, तो ये इन्फिनेटिव बन गया। तो इस तरीके से हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी वर्ब के पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर आया है। जैसे एग्जांपल है, माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट, माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले खेलना, मेरा शौक क्रिकेट खेलना है। तो यह वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। वर्ब टू जो प्ले है वो माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। सेकंड है, सी इज़ टू मेक यू एक्सपर्ट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर भी टू मेक आया है, वो जो है वर्ब कॉम्प्लीमेंट टू ये वर्ब आया है, तो ये इन्फिनेटिव के रूप में हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यह काम करता है। जैसे द सनराइज इज़ अबाउट टू सेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्फिनेटिव टू सेट जो है वह प्रपोजिशन अबाउट का प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, टू भी अपने आप में प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ प्रपोजिशन जो अबाउट है पहला, उसके साथ ये टू सेट आया है, तो वो सेट के साथ टू लगा के इन्फिनेटिव बना रहा है। टू यहाँ एज ए प्रपोजिशन नहीं आया, बल्कि टू सेट एक इन्फिनेटिव के रूप में आया है। ऐसे ही इज़ अबाउट टू कम, ये हम रूल भी पढ़ रहे थे, ही इज़ अबाउट टू कम, तो अबाउट प्रपोजिशन है, तो उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो ये इस तरीके से हम इसको ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। उसके बाद एज एन एडजेक्टिव टू ए वर्ब, इसको भी हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज़ नो मनी टू बाई, तो बाई के आगे टू लगा करके,
या सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, टू ड्रिंक, माई सन लाइक्स मिल्क टू ड्रिंक। तो जहाँ पर भी टू लगा हुआ है वर्ब के आगे, वर्ब की बेस फॉर्म के आगे, तो उसको हम यहाँ पर इन्फिनेटिव बोलते हैं। कुछ और फंक्शंस हम इसके देखते हैं। टू यूज होता है विद इन वर्ब्स के साथ। कौन कौन सी वर्ब के साथ? डिसाइड, मैनेज, वांट, एग्री, सीन, अपीयर, कंसीडर, प्रिटेंड, वाइज, इजी, डिफ़िकल्ट, वुड, लाइक, वुड प्रिफर, और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं ऐसी हैं। इनके साथ हमेशा टू यूज होता है। जब ये वर्ब आती हैं इनके साथ इन्फिनेटिव विथ टू यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव डिसाइडेड टू बाई अ कार। तो डिसाइड आया है तो उसके पीछे टू बाई लगाया है। तो ये रूल कहता है कि इन वर्ब के साथ हमेशा इन्फिनेटिव ही लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी वॉन्टेड टू लिसन क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पर भी वॉन्ट आया है तो उसके साथ भी टू लिसन आ गया है, इन्फिनेटिव आ गया। दूसरा रूल देखते हैं, जो इन्फिनेटिव टू है वह ओनली के बाद लगता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव विथ टू ओनली के बाद हमेशा आता है। देखिए, ही विजिटेड द हाउस ओनली टू फाइंड इट रॉब्ड। तो ओनली आया है, उसके बाद फाइंड से पहले टू आया है, यानी टू फाइंड यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू शो पर्पस और कॉज। जब किसी पर्पस को या किसी कॉज को दिखाना होता है तो वहाँ पर भी इन्फिनेटिव विथ टू यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही वेंट टू दिल्ली टू परचेज अ कार। तो टू परचेज यहाँ पर एक कॉज है, एक पर्पस है, तो उसमें भी हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है तो उसमें भी हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड हिज इंटेंशन। तो यहाँ पर इट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव अंडरस्टैंड से पहले टू लगा दिया तो इन्फिनेटिव बन गया। तो इन्फिनेटिव की एक पहचान ये है कि उसके आगे टू लगता है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डिनल नंबर। जब सुपरलेटिव डिग्री आती है सेंटेंस में या कोई ऑर्डिनल नंबर आता है तो उसमें भी हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ करते हैं। जैसे रहीम इज़ द फर्स्ट बॉय टू एंटर द क्लास, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं उनके साथ भी आपके इन्फिनेटिव विथ टू आता है। तो यहाँ पर टू एंटर आया है इस तरीके से। नेक्स्ट, सी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल टू कंप्लीट दिस टास्क। यहाँ पर देखिए आप, सुपरलेटिव डिग्री आई है, सी इज़ द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर भी पीछे आप जब वर्ब आती है तो वो इन्फिनेटिव बन जाती है, टू कंप्लीट। सी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल टू कंप्लीट दिस टास्क। अपना काम करने के लिए वो कक्षा में सबसे टैलेंटेड लड़की है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। अगला, आफ्टर WH वर्ड्स। जब WH टाइप के वर्ड्स आते हैं उसमें हाउ को भी जोड़ते हुए, तो वहाँ पर भी इन्फिनेटिव आता है हमेशा। जैसे आई डोंट नो, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो देखिए, आई डोंट नो हाउ, HOW हाउ आया है, तो यहाँ पर ड्राइव से पहले टू इन्फिनेटिव बन गया है, टू लगा करके, कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता कि कार कैसे चलाते हैं, यानी मुझे कार चलाना नहीं आता है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव बन जाता है और सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। देखिए आप, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाट टू डू। देखिए यहाँ पर भी WH आया है, व्हाट आया है, तो वहाँ पर टू डू से आगे टू आ गया, इन्फिनेटिव आ गया, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। तो मुझे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, तो ये असर्टिव सेंटेंस बन गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यूज्ड और ऑट, जो दो ये आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इसके साथ भी हमेशा टू प्ले और टू स्पीक आया है, तो इसके साथ भी हमेशा इन्फिनेटिव आता है। जैसे ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था, तो यहाँ पर यूज टू आया है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, लेकिन उसके साथ पीछे से इन्फिनेटिव आता है। नॉर्मली ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ टू नहीं आता, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। सी ऑट टू स्पीक हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर भी ऑट आया है, तो उसके साथ टू स्पीक इन्फिनेटिव आया। आगे देखते हैं, सेकेंड है बेयर इन्फिनेटिव, जहाँ पर विदाउट टू आता है। तो इंग्लिश में जब विदाउट टू इन्फिनेटिव आता है तो बहुत सारे जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, देयर आर 13 इन नंबर्स मॉडल ऑक्सिलरीज, तो उसमें से दो हमने अलग कर दिए थे अभी, यूज्ड और ऑट, तो उसको हटा करके जो 11 हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके साथ बेयर इन्फिनेटिव आती है, उनमें टू नहीं लगता है। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे,
और साथ में यदि डू डज और डिड आता है किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में, तो उसके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है। जैसे ही डज नॉट सिंग वेल, तो यहाँ पर डज आया है तो इसलिए यहाँ पर पीछे सिंग आ गया है, तो उसमें टू सिंग नहीं आएगा। दे डू नॉट लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ पर भी आपके डू आ गया है तो इसलिए यहाँ पर लाइक आया है, टू नहीं आया है। तो उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा कि जब मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं उनके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव आती है। एग्जांपल है, देखिए, ही मे पास इन द एग्जामिनेशन, तो मे आया है, मे और मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म आई है पास और उसके आगे टू नहीं आया है, यानी बेयर इन्फिनेटिव आया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जॉन कैन क्लाइम द ट्री, तो कैन आया है तो इसलिए बेयर इन्फिनेटिव है। अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। आफ्टर बट एंड देन और बट होता है तो उसके पीछे बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। ही डिड नथिंग बट वेस्ट टाइम, देखिए यहाँ पर बट आया है लेकिन उसके बाद वेस्ट आया है, टू वेस्ट नहीं आया है। या आई वुड प्ले रादर देन स्टडी, तो देन के बाद भी स्टडी आया है, टू नहीं आया है। तो ये सारे बेयर इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जहाँ पर कभी कभी लेट, मेक, फील और हियर ऐसे सेंटेंसेज आते हैं, स्पेशली लेट आता है तो उसमें हम एक्टिव वॉइस में, तो वहाँ पर हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है लेट हिम गो, तो यहाँ पर लेट के बाद हिम और गो आया है तो गो के आगे टू नहीं लगाया है, लेट हिम टू गो नहीं है बल्कि गो है, बेयर इन्फिनेटिव है। एग्जाम्पल देखिए सेकेंड, लेट अस सिंग अ सॉन्ग, सिंग आया है। नेक्स्ट, आई मेड हिम लर्न द स्पीक, एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पर भी लर्न आया है, टू लर्न नहीं आया है, तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है। लेकिन जैसे हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम टू लगा देते हैं, यानी इन्फिनेटिव विथ टू लगाते हैं। जैसे ही वॉज मेड टू लर्न द क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए मेड टू लर्न आया है, यानी इन्फिनेटिव विथ टू लग गया है पैसिव वॉइस में, लेकिन एक्टिव में टू नहीं लगता है, एक्टिव में केवल बेयर इन्फिनेटिव लगती है। तो ये इन्फिनेटिव के बारे में आपको जानकारी दी गई है और मेरा विश्वास है कि आपको ये पसंद ये आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ आपको होम असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। आप देखिए 10 सेंटेंसेज हैं तो आप इसमें यूज़ कीजिए, इन कहीं पर इन्फिनेटिव और कहीं पर विदाउट इन्फिनेटिव विदाउट टू, कहीं पर विथ इन्फिनेटिव। तो ये आप वीडियो देखते हुए इसको आप कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व भी कीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में जो आपके नॉन फाइनाइट के सेकंड पार्ट यानी जीरेंड और पार्टिसिपल पर होगा।